नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल MBKB ऑफिशियल पर। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं और वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और उनकी स्ट्रेटजी वगैरह कैसी थी। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा सा। मेरा नाम दुशांत बागड़े है जी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। ओके। मैंने ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट की है, BSc केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी में। उसके बाद से मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। पहला ही मेंस है? दूसरा मेंस था, लास्ट ईयर मेंस दिया था। ओके, इंटरव्यू कैसा हो गया आपका? इंटरव्यू बेटर था। मैं थोड़ा सा इनिशियली मुझे लगा कि यार काफ़ी टफ होगा, बट अंदर काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। अच्छा। बिठा के आपको अच्छे से बात करेंगे, तो डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ओके, किस सवाल से शुरुआत हुई इंटरव्यू की? सर एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड में, मैंने जो हॉबीज और वो सेक्शन होता है सेक्शन 7, उसमें कैंसर लिखा हुआ है, स्पेस डेब्री मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो काफ़ी डाइवर्स है। रेल फैनिंग है उसमें लिखा हुआ, रूबिक्स क्यूब है। तो मुझे जो पहला सवाल पूछा गया था तो रूबिक्स क्यूब के बारे में पूछा। क्या सवाल था रूबिक्स क्यूब के बारे में? कि रूबिक्स क्यूब ये नाम कहाँ से पड़ा, उसका फाउंडर कौन है, और फिर उसी से काउंटर फिर सवाल बताया फिर आपने कौन था? हाँ, एर्नो रूबिक ना। तो उनके बारे में पूछा। फिर वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं उसका सवाल पूछा गया। फिर वो प्रोफेसर थे वो पूछा गया। फिर वो आर्किटेक्ट रहे तो उनको क्या इंस्पिरेशन मिली कि उन्होंने ये किया। ये सवाल काउंटर सवाल नहीं था कि मतलब ये जो गलती से इन्वेंट हो गया था रूबिक क्यूब? नहीं, इस बारे में उन्होंने नहीं, वो हंस रहे थे पूछते पूछते, बट नहीं, ये रूबिक क्यूब डेवलप इन्वेंट करना नहीं था, प्रोजेक्ट था उनका एक छोटा, बच्चों को पजल देना। बट ये सवाल तो नहीं पूछा गया। ओके। एंड इस सब के अलावा और कुछ याद आ रहा हो आपको, कोई और रैंडम कोई सवाल, सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? सिचुएशन बेस्ड जरूर मुझे, क्योंकि मेरे इसमें एक स्पेस डेब्री था एंड सेकंड मेडिसिनल प्लांट का कैंसर के लिए ट्रीटमेंट। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना नॉलेज है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो मैंने कहा सर बिल्कुल कर सकता हूँ, और मैं चाहूँगा कि अगर मैं सिविल सर्विस में आऊँ तो यहाँ से कुछ इस तरफ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ओके। एंड सर जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने दूसरी बार इस बार मेंस दिया है, आपने पहला इंटरव्यू, तो लास्ट बार क्या कुछ आपकी कमियां रहीं? आपने एनालाइज किया हुआ चीज़ों को, कहाँ पे क्या गलतियां हुई थी, क्या कुछ कमियां रही थी, थोड़ा सा बताइए जिससे कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो गलतियों को ना दोहराएं। सबसे पहले तो मेरा स्टूडेंट्स को यही रहेगा एक एडवाइस की, सबसे पहले डर को ख़त्म करिए। ये UPSC एक बहुत आसान सरल एग्ज़ाम है। थोड़ा जो मार्केट में हवा बना हुआ है वो भूल जाइए और एक एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट करिए। सेकेंडली PYQ उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेंस में स्पेसिफिकली, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होने लग जाते हैं एक लेवल के बाद। तो आपको उन सवालों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर आपकी आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो यही मेन। इस सब के अलावा और क्या लगा आपको इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान कि नहीं ये चीजें हैं जो एक स्टूडेंट को इधर एस्पिरेंट से उनको सिलेक्टेड कैंडिडेट बना सकती हैं? देखिए मैं तो अभी सिलेक्ट हुआ नहीं है तो इस बारे में बोल नहीं पाऊंगा, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होती है। बट यहाँ पर मेंस और प्रीलिम्स के लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि डिसिप्लिन और हार्डवर्क ये दोनों का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आजकल मार्केट में चल रहा है कि शॉर्ट ट्रिक्स आ जाती है, कुछ ट्रिक्स है, तो इट्स ट्रिक्स तो नहीं होती है कहीं पे भी। आपको हार्डवर्क करना बहुत इसेंशियल है, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, एंड सेकेंडली आपको लगे रहना है। कभी ना कभी सफलता आएगी, आपको लगे रहना है। प्रीलिम्स के लिए और थोड़ा सा अपनी और अप्रोच बताइए, ताकि क्योंकि प्रीलिम्स ही एक सबसे बड़ा बैरियर माना जाता है मुझे लगता है इस UPSC की पूरी जर्नी में, पूरे तीनों स्टेजेस में। तो और क्या कहेंगे प्रीलिम्स के बारे में कि किस तरह से प्रीलिम्स को क्रैक किया जाए? प्रीलिम्स के लिए मैं सबसे पहले एक मिथ तोड़ना चाहूँगा करंट अफेयर्स का। आई बिलीव करंट अफेयर का नेग्लिजिबल रोल है प्रीलिम्स में, लेकिन उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर से अगर एक कहना चाहो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फैक्ट्री जो है वो करंट अफेयर से ही चलती है। तो अगर आप करंट अफेयर और कोचिंग से दूर रहोगे तो उतना बेटर रहेगा आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। सेकेंडली आप स्टैटिक पे फोकस करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये आपका मूल मंत्र होना चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको सक्सेस नहीं करवाएगी प्रीलिम्स में। आपने दो चीज़ों का नाम लिया, आपने स्टैटिक और ये जो PYQs वगैरह। ठीक है, PYQs भी सभी को पता होता है, लेकिन स्टैटिक के बारे में थोड़ा सा मैं डीपली आपसे जानना चाहूँगा कि स्टैटिक को किस तरह से किया जाए, क्या उसमें कुछ और भी वैल्यू एडिशन किया जाए, या उसकी नोट्स बनाए जाएं, या केवल स्टैंडर्ड बुक्स और बेसिक बुक से ही उसको कवर कर लिया जाए? अगर आप अभी किसी बच्चे से पूछो कि आपने पॉलिटी पढ़ लिया तो वो कहेगा जी मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, बट लक्ष्मीकांत उसने कौन से चैप्टर्स पढ़े, कितने बार पढ़े, वो इम्पोर्टेंट है। मेरी पिछले 4 साल की जर्नी में मैंने कम से कम 35-36 बार लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ लिया। अच्छा। अभी आप पेज नंबर के साथ पूछो तो मैं बता दूँ।
तो आपकी इस तरह से डीप स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि आपका वो स्टैटिक मटेरियल है, उसके बाहर सवाल नहीं आता है। सेकेंडली स्पेक्ट्रम भी आपकी उतनी ही स्टडी होनी चाहिए। अब आप जैसे मेरे केस में एक बार जब आपका पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ लेते हो लक्ष्मीकांत, तो उसके बाद उसमें से जो शॉर्ट नोट्स है वो आप बना सकते हो कि जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, जैसे मैं इमरजेंसी का चैप्टर बार बार भूल जाता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए आर्टिकल 52, आर्टिकल 60, आर्टिकल 256, ये सारे मैं एक जगह नोट करके रख लूँ ताकि मैं बार बार उसी को रिवाइज करूँ। ओके ओके, मतलब ये कह रहे हैं आप जो अलग अलग जगह पर चीजें जो मिलेंगी उनको एक जगह कंपाइल कर लिया जाए। नोट्स का वही, क्योंकि लास्ट मिनट में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप पूरे लक्ष्मीकांत लेके नहीं बैठ सकते, तो आपको लक्ष्मीकांत के भी अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। और सर थोड़ा सी सेट का भी बताइए जरा, क्योंकि सी सेट भी लोगों को लगता है कि दिक्कत क्रिएट करता है वो। सी सैट तो सर मेरे साथ ही खुद मैं 2022 का अटेम्प्ट मेरे जीएस में काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे थे, मैं सी सैट नहीं कर पाया था क्लियर। तो सी सैट के लिए सर बेसिक तो यही है कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी सी सैट के लिए। किसी कोचिंग में नहीं जाना है, सी सैट के लिए भी आपको एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। लाइक आप उसमें कॉम्प्रहेंशन है या फिर रीजनिंग है या फिर क्वांट है, तीनों में से आपका फोटे जो है उस पे 100% फोकस होना चाहिए। जैसे मेरे केस में मुझे कॉम्प्रहेंशन अच्छा आता था, तो अगर 25 सवाल कॉम्प्रहेंशन के आ रहे थे तो 23 करेक्ट होने चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद जो रीजनिंग और क्वांट बचता है, वहाँ से आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी कि आपको देखना पड़ेगा कि यूपीएससी रिकरेंट टॉपिक कौन सा है जहाँ से पूछ रहा है। बेसिक न्यूमेरेसी से पूछ रहा है तो आप बेसिक न्यूमेरेसी अच्छे से कर लो, और सिलेक्टिव। एंड सेकेंडली एलिमिनेशन ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपको 80 क्वेश्चन है तो आपको 80 नहीं करना, आपको 50 ही करना है। अब वो 50 आप 25 कॉम्प्रहेंशन के कर लो, अब जो 25 बच्चे उसमें से 12 यहाँ के कर लो, कुछ और रीजनिंग के कर लो। तो इस तरह से सिलेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजाइज करके जाना बहुत जरूरी है। और मतलब इसे अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से भी कर सकते हैं कि जैसे किसी का कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है तो बाकी दूसरे पोर्शंस पर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो मैथ्स पे आप ज्यादा फोकस करिए। ऐसा नहीं कि दूसरा सब्जेक्ट छोड़ दे, क्योंकि किसी साल ऐसा होता है मैथ्स बहुत टफ पूछ ले और कॉम्प्रिहेंशन इजी, तो आपको उस हिसाब से अलाइन करना चाहिए प्रिपरेशन को। ओके एंड सर थोड़ा सा मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में और बताइए, थोड़ी सी गाइड करिए बच्चों को कि किस तरह से आंसर राइटिंग को किया जाए। मेंस के लिए भी एक मार्केट बना हुआ है टेस्ट सीरीज का। तो आई वुड सजेस्ट कि किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल करने से पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद बैठ के सॉल्व करिए। 3 घंटे का जो पेपर होता है, इनिशियली आप 4 घंटे या 5 घंटे लेके बैठिए, बट आप पूरा पेपर सॉल्व करिए और उस पर आपका एक कमांड डेवलप कर लीजिए। आप एक बार कमांड डेवलप करेंगे फिर आप मॉक्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, इस सब के अलावा और क्या लगता है मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए और क्या कुछ चीजें जरूरी हैं? डिमांड सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस का। सारे जो क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करते हुए आप हेडिंग्स डालिए आंसर में और उसी को एलैबोरेट करिए। और हर एक स्टेटमेंट का कोई भी फैक्ट लिखते हो तो उसको सब्सटेंशिएट करिए विद एन एग्जाम्पल, कमिटी की रिपोर्ट या फिर कोई और जो भी गवर्नमेंट डेटा हो उससे बैक करना। अब मैं रैंडम लिख दूं कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसकी जगह अगर मैं लिखूं कि रिसेंटली द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन पब्लिश्ड एंड इन इट इज बीइंग रेफर्ड एज, तो ये थोड़ा ऑथेंटिकेट लगेगा आपको आंसर। सर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि आपने बोला पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सबको पता है, स्पेक्ट्रम सबको पता है, ये जो चीजें हैं जो मेन जो किताबें हैं वो तो सबको पता है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा एनवायरनमेंट वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, इन सब और जो बाकी के साइंस टेक वगैरह, इथिक्स वगैरह, इन सब के लिए आपका कोई रिसोर्सेज वगैरह हो? एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS इज द गोल्डन बुक, आप उसको एक बार रेफर कर सकते हो, बट उससे आप आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे। उससे आंसर सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट करिए आप शंकर IAS के साथ, और उसमें थोड़ा सा करंट का रेलेवेंस होता है, बट स्टिल वो भी आप स्टैटिक से कर सकते हो। सेकेंडली साइंस एंड टेक के लिए आप PT 365 रेफर कर सकते हो, क्योंकि PT 365 में भी करंट छोड़ के जो बॉक्सेस में दिया हुआ है स्टैटिक कंटेंट, उस पर फोकस करना है। एथिक्स वगैरह के लिए एथिक्स के लिए मैंने सर सारथी IAS का मटेरियल रेफर किया था, उसमें मुदित जैन सर, उससे पहले वरुण जैन सर अच्छा पढ़ाते थे, तो वो आप रेफर कर सकते हो। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट के लिए? यार अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो कोई भी पहुँच सकता है, जस्ट अपने एफर्ट्स देते रहिए एंड सन विल शाइन वन डे। ओके, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इस बार आपका पक्का सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।